नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। पीसीएसजे का जो पेपर होना है 12 फरवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा में जीके वाले पेपर में 9 माइनर एक्ट प्रिस्क्राइब्ड है। उनमें से एक एक्ट है गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, जिसको हम लोग एमटीपी एक्ट बोलते हैं। एमटीपी एक्ट में कई बार संशोधन हुए हैं। लेटेस्ट संशोधन 2021 में हुआ था आपका सितंबर में। तो इन सारे संशोधनों को मिलाकर के गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें छोटा सा अधिनियम है, इसमें बहुत ज़्यादा धाराएं नहीं है, लेकिन कुछ नियमों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। हमें कुल मिलाकर 8 धाराओं का अध्ययन करना है, जिसमें पहली संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ है। फिर उसके बाद परिभाषाएं हैं। गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है वो कंडीशन बताई गई हैं। कंडीशंस में काफ़ी बदलाव हुआ था 2021 वाले एक्ट में। पहले जो है 12 से 20 सप्ताह की अवधि होती थी, जो है उसको बढ़ाया गया है, 20 से 24 यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। वह स्थान जहाँ पर गर्भ का समापन किया जा सकेगा वो धारा 4 में बताया गया है। धारा 4 के अलावा निर्दिष्ट स्थान के अलावा कहीं पर गर्भ का समापन किया गया तो किस प्रकार दंडनीय होगा वो आगे देखेंगे। धारा 3-4 कब लागू नहीं होंगी, क्या कंडीशंस बताई गई हैं कि धारा 3-4 के प्रावधान कब लागू नहीं होंगे और धारा 3-4 का उल्लंघन किए जाने के लिए दंड कब नहीं मिलेगा, ये धारा 5 में बताया गया है। फिर 5A जोड़ी गई थी आपकी अमेंडमेंट से। 5A में बताया गया था स्त्री की निजता का संरक्षण यहाँ पे करना होगा, ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। फिर नियम बनाने की शक्ति जो है किसकी होगी, विनिमय बनाने की शक्ति किसकी होगी। नियम बनाने की शक्ति बेसिकली जो है केंद्र सरकार की है, ध्यान रखिएगा, और विनिमय बनाने की शक्ति यहाँ पर राज्य सरकार को मिली है। अभी आगे हम देखेंगे। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिया गया है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पर किसी भी तरीके का केस नहीं किया जा सकेगा अगर उसने सद्भावपूर्वक कार्रवाई की है इस अधिनियम के तहत। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था सितंबर 2021 में, और वैसे अमेंडमेंट जो है पारित किया गया था आपका 10 अगस्त 1971 को ओरिजिनली, ये डेट ध्यान रखिएगा। हालांकि ये लागू कब हुआ था, यानी प्रवृत्त कब हुआ था, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इन्फोर्समेंट डेट इसकी क्या है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसमें है 1 अप्रैल 1972। इन्फोर्समेंट डेट अगर पूछे एग्जाम में तो 1 अप्रैल 1972 आप लगाएंगे यहाँ पे। 10 अगस्त 1971 पारित होने की दिनांक है। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस यानी कि परिभाषाएं हैं, जैसे संरक्षक से अवयस्क मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के शरीर की देखरेख का प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है। संरक्षक जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया अधिनियम में, उसका आशय ये है कि अगर व्यक्ति अवयस्क है, यानी कि महिला अगर अवयस्क है, ठीक है, या मानसिक रूप से बीमार है, तो उसकी शरीर की देखरेख जो व्यक्ति कर रहा है वही यहाँ पे आपका संरक्षक होगा, जरूरी नहीं कि माता पिता हो। उसके बाद ये में का जोड़ा गया था यहाँ पे, का अधिनियम से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। चिकित्सा बोर्ड को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अधिनियम 3 की धारा उपधारा 2 के अधीन गठित चिकित्सा बोर्ड जो होगा वही यहाँ पे चिकित्सा बोर्ड कहा जा रहा है का में। फिर खा में है मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मानसिक मन्नता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन के अलावा किसी अन्य मानसिक बीमारी के कारण जो उसे उपचार की आवश्यकता है या फिर उसका इलाज चल रहा है मेंटल रिटार्डेशन को छोड़ करके, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति यहाँ पे कहा जाएगा इस एक्ट में। अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय अवयस्कता अधिनियम इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कहा गया है, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति यहाँ पे अवयस्क कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की सेक्शन 2 के खंड जा या शेड्यूल एच, ठीक है, शेड्यूल एच या फिर खंड जा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे माना जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और परिभाषित मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय अर्हता रखता हो जिसका नाम जो है राजकीय चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया हो, वो यहाँ पे कहा जाएगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे, उनके लिए एक और बात यहाँ पे बताई गई है, और जिसने स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में ऐसा अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
फिर गर्भ के समापन को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया था। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का आशय यहाँ पर चिकित्सकीय यानी कि मेडिकल या फिर सर्जिकल पद्धतियों का प्रयोग करते हुए गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया यहाँ पे गर्भ का समापन कहलाएगी। ठीक है, यानी कि सर्जिकल और मेडिकल प्रोसीजर करके जब टर्मिनेट किया जाएगा गर्भ को, प्रेगनेंसी को, तो वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाएगी। गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है, ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जिसमें अमेंडमेंट भी हुए थे। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है 2021 में हुआ था सितंबर में। तो धारा 3 की पहली उपधारा यानी कि सबसेक्शन 1 है, इसमें कहा गया है आईपीसी के में किसी भी बात के होते हुए नॉट विथ स्टैंडिंग एनी प्रोविजंस गिवन इन आईपीसी, कोई भी व्यक्ति गर्भ का समापन करता है, रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी अगर है, चिकित्सा व्यवसायी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो उसे आईपीसी की कोई धारा में यहाँ पे स्यू नहीं किया जा सकता है। जैसे धारा 312, 313, 314 जो हैं, जो व्यक्ति का गर्भ समापन के लिए दी हुई है, जान लेने के आशय से या फिर गर्भ समाप्त करने के लिए किसी महिला को नुकसान पहुंचाना, ये सब इसमें आते 312, 313, 314 में। तो ये धाराएं जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पर नहीं लग सकती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये उपधारा 2 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत एक्सटेंशन भी किया गया है। आप देखेंगे काफ़ी लंबा इसको बनाया गया है, कई सारी चीज़ें इसमें अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। तो इसमें हम देखेंगे उपधारा 2 में क्या लिखा हुआ है। सबसेक्शन 2 सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अब उपधारा 4 नीचे है, चलो फिर भी देख लेते हैं स्क्रॉल करके, उपधारा 4 पे भी आएंगे, लेकिन पहले ही देख लेते हैं क्योंकि मेंशन है। उपधारा 4 में क्या लिखा हुआ है? उपधारा 4 में ये लिखा हुआ है कि किसी ऐसी स्त्री का गर्भ जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अथवा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किंतु मानसिक रूप से बीमार हो, मेंटल रिटार्डेशन के अलावा, तो उसके संरक्षक की लिखित सम्मति से ही जो है गर्भ का समापन किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। और फिर लिखा है कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई गर्भ गर्भवती स्त्री की सम्मति से ही समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि धारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यानी कि गर्भवती स्त्री की सम्मति, कंसेंट प्राप्त करने के बाद गर्भावस्था का समापन किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा ही किया जा सकेगा, जहां पर ये दोनों प्रोविजंस जो है अमेंड हुए थे, ध्यान रखिएगा, जहां गर्भावस्था की समय अवधि 20 सप्ताह से अधिक ना हो। ठीक है, 20 सप्ताह से अधिक नहीं है तो यहाँ पे जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकेंगे, अगर जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसी राय रखें तो। ठीक है, और जहां पर ऐसी दशा हो जहां पर 20 सप्ताह से अधिक की प्रेगनेंसी हो लेकिन 24 सप्ताह से अधिक नहीं है, तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है सद्भाव पूर्वक यानी कि गुड फेथ में राय रखें कि गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती के जीवन को जोखिम हो सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है। ठीक है, इस बात का सार्वजनिक जोखिम है कि यदि बालक जन्म लेता है तो वो किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता से ग्रसित होगा, यानी कि या तो स्त्री के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंच सकती है, या फिर जन्म लेने वाले बालक को जो जन्म लेने वाला बालक शारीरिक या मेंटल रूप से जो है अपरिपक्व पैदा होगा। ये बात अगर कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगती है तो जो है 20 सप्ताह से ऊपर की प्रेगनेंसी को, जो कि 24 सप्ताह के बीच है, उसको टर्मिनेट किया जा सकेगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 2 एक्सप्लेनेशन भी बाकायदा जो है अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए थे, जो कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। खंड खा के प्रयोजनों के लिए जहाँ कोई गर्भावस्था किसी स्त्री या उसके भागीदार द्वारा बालकों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई किसी युक्ति या पद्धति की असफलता का परिणाम है, तो ऐसी गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को क्षतिकारित करने की उपधारणा करेगा। इसका सिंपल शब्दों में यही आशय है कि जैसे ये खंड खा में दिया हुआ है कि 20 सप्ताह से अधिक की अगर प्रेगनेंसी रही है तो कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर ये राय रखता है कि उसके और उसके पुरुष भागीदार, चाहे पति हो या फिर नहीं, उसने अगर इंटरकोर्स किया है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे थे लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन जो है फेल हो गया, किसी भी कारण से कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया, वह बच्चा नहीं चाहते थे लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन फेल होने के कारण जो है गर्भ ठहर गया, तो ऐसे गर्भ को समाप्त किया जा सकेगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, अगर गर्भावस्था जो है 20 सप्ताह से अधिक नहीं है तो। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि मतलब कोई जो है इसमें स्त्री को ये नहीं कहेगा कि मतलब आप जिम्मेदार हैं गर्भ के लिए, अगर वो ऐसा स्पष्ट करती है कि उसने जो है कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया था लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया और वह गर्भ नहीं जो है चाहती है, उसे जन्म नहीं देना चाहती है गर्भ को, तो सिंपली जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड रहेगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यहाँ पे लिखा गया है कि खंड का और खा के प्रयोजनों के लिए जहाँ गर्भावस्था का किसी गर्भवती स्त्री द्वारा बलात्संग यानी कि रेप द्वारा कारित किया गया है और यह अभिकथन उसके द्वारा किया जाता है, तो गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारणा करेगा।
यानी कि अगर रेप से अगर गर्भ ठहर गया है तो ऐसा बिल्कुल माना जा सकेगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि 2 होंगे, अगर 20 से 24 सप्ताह वाली प्रेगनेंसी का केस है उसमें मान सकेंगे कि हाँ प्रेगनेंसी कारण जो है बहुत मानसिक या फिर कह सकते हैं मनस्ताप जो है स्त्री को यहाँ पे हो सकता है इस प्रेगनेंसी के रहने से, इस वजह से इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट भी आया था 2022 में एक जजमेंट आया था जो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। उसमें जस्टिस हमारे DY चंद्रचूड़ जो हैं इस समय CJI हैं, उनकी बेंच ने एक फैसला दिया था कि हमारा MTP एक्ट का जो सेक्शन 3 और सब सेक्शन 2 है उसका क्लॉज नंबर B जो है, जिसमें यहाँ पे रेप से ठहरे हुए गर्भ की बात हो रही है जो कि 20 से 24 सप्ताह के बीच है, इसमें ऐसा पहले मान करके चला जाता था नैरो डेफिनेशन के तौर पर कि अगर जो है प्रेगनेंसी 20 वीक से ऊपर है और वो जो है रेप से नहीं जो है जनित हुई है, तो फिर जनरली मेडिकल प्रैक्टिशनर ये राय रख देते थे कि मतलब गर्भ को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, उसे जन्म दे देना चाहिए। लेकिन जो हमारे CJI की बेंच ने, जो प्रेजेंट CJI उस समय जज थे, तो उनकी बेंच ने फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था 29 सितंबर 2022 को। जजेस थे डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, AS बोपन्ना और JB पारदीवाला। इन्होंने देखिए क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने कहा था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ऑल women आर entitled टू सेफ एंड लीगल abortions. There is no rationale in excluding unmarried women from the ambit of Rule 3B of the MTP rules, where mentions the category of women who can seek abortion of pregnancy in terms of मतलब 20 से 24 सप्ताह वाले केस में जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन पे जो ओपिनियन दिया जाता था मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा, उसमें अनमैरिड वुमेन को जनरली नहीं शामिल किया जाता था पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसमें कोई रेशनेल नहीं है कि अनमैरिड वुमेन को यहाँ पे ना शामिल की जाए इस एम्बिट में, अनमैरिड वुमेन को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और जो रेप की डेफिनेशन है उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से एक्सटेंड किया था कि रेप यहाँ पर मैरिटल रेप को भी इंक्लूड किया जाएगा। रेप इंक्लूड्स मैरिटल रेप फॉर द पर्पस ऑफ MTP रूल्स, रूल 3BA, ठीक है। रूल 3BA के अंतर्गत जिस रेप शब्द की बात की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू कहा था कि हम यहाँ पर इसमें मैरिटल रेप शब्द को भी इंक्लूड करते हैं। मैरिटल रेप इन्होंने ये डिफाइन किया था, विमेन की कंसेंट के किए मतलब कंसेंट लिए बिना हस्बैंड द्वारा किया गया कोई ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जिससे प्रेगनेंसी यहाँ पे हुई, प्रेगनेंसी जो है कारित हुई, गर्भ ठहर गया और 20 से 24 सप्ताह के बीच की अवधि के बीच भी अब उसे अबॉर्ट किया जा सकेगा विमेन के द्वारा। विमेन को ऐसा राइट होगा और उसे जो है कोई रेप प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स द मीनिंग ऑफ रेप मस्ट बी अंडरस्टूड इंक्लूडिंग द मैरिटल रेप सोलली फॉर द पर्पस ऑफ MTP एक्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शब्दों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है जजमेंट में। यहाँ पे लिखा हुआ है सोनली फॉर द पर्पस ऑफ MTP रूल्स, MTP एक्ट के प्रावधानों में जो 3BA है इसके लिए रेप के डेफिनेशन को एक्सटेंड किया जा रहा है मैरिटल रेप को, अन्य किसी प्रावधानों में इसका यूज नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो मैरिटल रेप शब्द जो है इसको, और जो रेप शब्द यहाँ पे बताया गया है स्पष्टीकरण 2 में बलात् संग यहाँ पर रेप के अलावा इसको मैरिटल रेप भी पढ़ा जाए, ये यहाँ पे कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जजमेंट जो है लेटेस्ट है, आपको थोड़ा ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता होगी, इस वजह से मैंने इसको बता दिया। फिर इसमें अमेंडमेंट से सबसेक्शन 2 में भी एक क्लॉज जोड़ा गया था 2 का ये कहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनके विभिन्न गर्भविधियों के गर्भ के समापन में राय की उपेक्षा की जाती है, जैसे ओपिनियन जब मांगा जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ओपिनियन देने से पहले वो सभी नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो करने होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर प्रेस्क्राइब करेगा। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि ओपिनियन देंगे डिफरेंट टाइप की प्रेगनेंसीज की अवधि के संबंध में जहाँ पर अबॉर्शन किया जाना है, तो उसके लिए जो नॉर्म्स होंगे वो प्रेस्क्राइब्ड कौन करेगा, नॉर्म्स विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 खा है कि गर्भावस्था की समयावधि के संबंध में उपधारा 2 यानी सबसेक्शन 2 के उपबंध किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था के समापन को वहां लागू नहीं होंगे जहां किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा गर्भावस्था के लिए ऐसे समापन की किसी सारवान भ्रूण अप्रसमानता के निदान हेतु आवश्यक बना दिया गया हो। यानी कि चाहे 20 सप्ताह हो चाहे 24 सप्ताह हो, इवन अगर 24 से 25 सप्ताह के बीच का भी अगर गर्भ है और उससे पूरी तरीके से मेडिकल बोर्ड, जिसके बारे में अभी आगे बताएंगे, वो इसमें संतुष्ट है कि जो है गर्भ अगर जन्म लेता है, ठीक है, अगर जेस्टेशन के बाद चाइल्ड का बर्थ होता है तो हर प्रकार से किसी ना किसी अनुवांशिक रोग से पीड़ित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे गर्भ को समाप्त करने के लिए कोई टर्म पर नहीं विचार किया जाएगा, कोई ड्यूरेशन पर विचार नहीं किया जाएगा ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, अगर बोर्ड इसमें सम्मत है, ऐसी राय रखता है कि गर्भावस्थाओं के समापन को किसी सारवान भ्रूण अप्रसमानता के निदान द्वारा आवश्यक अगर बना दिया गया है। ये 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ था सितंबर में, उसकी PDF है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोविजन यहाँ पे इंसर्ट किए गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 रिलेटिंग टू द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉल नॉट अप्लाई टू द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर वेयर सच टर्मिनेशन इज नेसेसिएटेड बाय द डायग्नोसिस ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंशियल फीटर एबनॉर्मलिटीज डायग्नोस्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड।
फिर यहाँ पे 2 गा जोड़ा गया था अमेंडमेंट से, प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्य के संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन जो रूल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्ति और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाए, एक चिकित्सा बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन करेगा। ठीक है, ये आपका चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये कैसे बनेगा? एक स्त्री रोग विज्ञानी इसमें होगा, एक इसमें बाल रोग विज्ञानी होगा, एक यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट होगा, या फिर जिसने जो है रेडियोलॉजी में जो है एक्सपर्टीज़ किया हो। फिर उसके बाद ऐसी संख्या में अन्य सदस्य जो यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, इस बात का उदाहरण करने में कि गर्भ के बने रहने से उपधारा 2 के अधीन यथावर्णित स्वास्थ्य की क्षति की जोखिम होगी या नहीं। गर्भवती स्त्री की वास्तविक या उचित रूप से पूर्वानुमेय परिस्थितियों का विचार किया जाएगा। ठीक है, मतलब मेडिकल बोर्ड ये देखेगा, डायग्नोसिस करेगा कि स्वास्थ्य की क्षति का जोखिम है भी कि नहीं गर्भ के बने रहने से। और अगर उन्हें लगता है कि अगर 24 वीक से ऊपर की भी अगर प्रेगनेंसी हो गई है और वो हर प्रकार से विमेन के लिए या फिर जो मतलब चाइल्ड बर्थ लेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा गैर लाभकारी रहेगी, तो वो टर्मिनेशन का यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं। या अन्य किसी जो है परिस्थितियों का अगर मूल्यांकन करना है तो यहाँ पे जो बोर्ड बनेगा वो यहाँ पे करेगा। किसी ऐसी स्त्री का गर्भ जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो अथवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो लेकिन वो मेंटल रिटार्डेशन के अलावा किसी अन्य मानसिक रोग से शिकार है, उसका इलाज चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि मेडिकल बोर्ड ये देखेगा कि जो उसका संरक्षक है यानी कि जो उसका इलाज करा रहा है, चाहे पति हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बंधु बहन या फिर कोई रिश्तेदार, या फिर वो अगर अनाथ है तो उसका वह व्यक्ति जिसने उसका अडॉप्शन कर लिया हो वह हो, तो उसकी लिखित सहमति से ही समाप्त किया जाएगा गर्भ, अन्यथा नहीं। ठीक, खंड खा के अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी गर्भ गर्भवती स्त्री की सम्मति से ही समाप्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। फिर यहाँ पे धारा 4 जोड़ी गई थी, इसमें लिखा हुआ है कि वह स्थान जहाँ पर गर्भ समाप्त किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अनुसार गर्भ का समापन निम्नलिखित में से भिन्न स्थान पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा स्थापित या वित्त पोषित कोई अस्पताल हो वहीं पर होगा मेडिकल टर्मिनेशन। कोई स्थान जो तत्समय इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार या उस सरकार द्वारा गठित किसी ऐसी जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित हो जहां उक्त समिति के अध्यक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हो, उस समिति के अध्यक्ष, उस समिति ने जो है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार या उस राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तर की समिति द्वारा अनुमोदित कोई स्थान हो, भले ही वो प्राइवेट हो या सरकारी, वहाँ पर एमटीपी हो सकेगा। फिर इसमें बताया गया है कि जिला स्तर समिति में कम से कम 3 और अधिक से अधिक जो है अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे, जैसे सरकार विनिर्दिष्ट करे नोटिफिकेशन द्वारा समय समय पर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि धारा 3 और 4 कब लागू नहीं होंगे। धारा 3 में जो हमने पढ़ा वो उपबंध, और धारा 4 में जो हमने पढ़ा कि जहाँ पर गर्भ समाप्त किया जाएगा, सरकारी अस्पताल हो या जो है सरकार द्वारा पोषित अस्पताल हो, गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल हो, या फिर जो ये समिति बनेगी जिला स्तर पे जो सीएमओ हेड करेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेड करेंगे, वो स्थान जो इनके द्वारा अनुमोदित किया जाए समिति के द्वारा, वहाँ पर होगा। ये कब लागू नहीं होगा, यानी धारा 3 और 4 कब लागू नहीं होंगे इसके उपबंध। इसमें लिखा हुआ है धारा 3 और 4 के उपबंधों के उतना भाग जितना गर्भ की अवधि या 2 अन्यून रजिस्ट्रीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन के बारे में है, ठीक है, वहाँ पर लागू नहीं होंगे। अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि किसी वीमेन का केस देख रहा है, उसमें अगर उसे गुड फेथ में लगता है कि हर हालत में तुरंत ही डिसीजन लेना होगा, स्त्री की जान बचाने के लिए तुरंत जो है गर्भ का समापन आवश्यक है, तो उसमें धारा 3 और 4 के उपबंध ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर पर लागू नहीं होंगे। समझ गए आप, यानी कि कोई ऐसा केस आता है, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई वीमेन को और किसी भी प्रकार से अगर गर्भ रहा उसके मतलब शरीर में, तो वो स्त्री की जान को खतरा बन सकता है, और अगर उस खतरे को मिटाने के लिए एमटीपी किया गया है किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, तो 3 और 4 के उपबंध लागू नहीं होंगे, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर पर उसको सजा नहीं मिलेगी। सेक्शन नंबर 5 में फिर आपका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में किसी बात के होते हुए यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गर्भ का समापन किया जाता है जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी नहीं है और गर्भ का समापन करता है, तो उसे कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी, ऐसा यहाँ पे दंडनीय अपराध माना जाएगा। और आईपीसी में कोई भी ऐसी धारा जो इस संबंध में दी है वो इस संबंध में मॉडिफाइड मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि ऐसा सिमिलर कोई प्रोविज़न है, और अगर नहीं भी है तो ये प्रोविज़न जो है आईपीसी में शामिल किए जाए इस तरीके से, और वहाँ पे मॉडिफाइड माना जाए। समझ रहे हैं आप। इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आईपीसी 1860 द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय ए पर्सन हु इज नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शुड नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years अंडर दैट कोड, एंड दैट कोड टू दिस एक्सटेंट शैल स्टैंड मॉडिफाइड।
यानी आईपीसी में एक करेक्शन माना जाए कि अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ना होते हुए किसी विमेन के गर्भ का समापन करता है, ठीक है, तो उसे 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष कम से कम सजा होगी, रिगोरस इम्प्रीजनमेंट यानी कि कठोर कारावास उसको होगा 2 वर्ष कम से कम का, और जो 7 वर्ष तक हो सकेगा, 2 से 7 वर्ष के बीच कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 7, और इस हद तक आईपीसी को मॉडिफाइड समझा जाए। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में ये क्यों आईपीसी के संबंध में मॉडिफिकेशन डाला गया है? क्योंकि आईपीसी में कोई ऐसा क्लॉज या फिर कोई ऐसी धारा या सबसेक्शन नहीं दिया था जिसमें कहा गया हो कि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करता है, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो उसके खिलाफ जो है क्या सजा होगी, ऐसा कोई वहाँ पर प्रावधान नहीं था। तो इस वजह से आईपीसी के मॉडिफिकेशन के लिए धारा डाली गई, धारा 5 में सबसेक्शन 2 में। और उसके बाद लिखा है कि धारा 4 में उल्लिखित से भिन्न स्थान में किसी की गर्भ के समापन करने के जो कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होती, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, यहाँ पे दंडनीय होगा। आशय यह है कि वह स्थान जहाँ पर गर्भपात किया जा सकेगा, जो कि सेक्शन 4 में जो दिया है, इसके नियमों का अगर उल्लंघन करता है, ठीक है, तो इसमें क्या दंड मिलेगा, यहाँ पे इसी में ऐड कर दिया गया धारा 5 में। धारा 4 में उल्लिखित किसी भिन्न स्थान में गर्भ का समापन करता है तो कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी, दंडनीय होगा। फिर सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे स्थान का स्वामी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, या उस कह सकते हैं इंचार्ज है, धारा 4 के खंड खा के अधीन अनुमोदित नहीं है वह स्थान, वहाँ पे गर्भपात होता है, तो जो इंचार्ज है या फिर जो स्थान का मालिक है उसे भी 2 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा और 7 वर्ष तक का कारावास उसको हो सकेगा। मतलब वो भले ही वो डॉक्टर या फिर वो व्यक्ति ना हो जिसने एमटीपी किया है अन्य स्थान पर, अगर अन्य स्थान का मालिक है, ठीक है, अन्य स्थान को देता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए गैरकानूनी रूप से, उसे कोई अनुमोदन नहीं प्राप्त है जिला स्तर की समिति का कि वहाँ पर एमटीपी किया जा सकेगा, तो उस भवन के स्वामी को या फिर उस प्लेस के या फिर उस गैरकानूनी अस्पताल के स्वामी को भी कम से कम 2 वर्ष की सजा होगी जहाँ पर ऐसा एमटीपी इलीगली किया जाता है। तो फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन और ऐड किया गया है कि धारा 2 के खंड घ के उपबंधों का उतना भाग जितना रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा स्त्री रोग विज्ञान या प्रसूति रोग विज्ञान का अनुभव या प्रशिक्षण रखने के संबंध में है, वो इसमें लागू नहीं होगा। कहने का आशय है कि अगर धारा 5 के उपधारा 1 के तहत अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, भले ही उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ की जो है प्रशिक्षण ना प्राप्त हो, अगर गुड फेथ में किसी ऐसे महिला का एमटीपी करता है उसकी जान बचाने के लिए, तो ये प्रावधान जो है उस पर लागू नहीं होंगे। समझ गए आप? फिर उसके बाद स्त्री की निजता का संरक्षण, प्राइवेसी का क्लॉज जो है आया था, ये प्राइवेसी की धारा 5 का ऐड की गई थी अमेंडमेंट से, 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ था उससे ये ऐड किया गया था कि स्त्री की प्राइवेसी की भी रक्षा की जाएगी, और जो ऐसा नहीं करता तो यहाँ पे उसके संबंध में पेनाल्टी भी। तो 5 का सब सेक्शन 1 में यहाँ पे दिया हुआ है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी स्त्री जिसकी गर्भावस्था का इस अधिनियम के अधीन समापन किया गया है, उसका नाम और अन्य जानकारियाँ सिवाय तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी अन्य विधि द्वारा ऐसी जानकारी मांगे जाने के लिए कोई व्यक्ति प्राधिकृत है तो उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं करेगा, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई अन्य पर्सन हो। जो कोई भी एमटीपी कराने वाली महिला की प्राइवेसी का उल्लंघन करेगा उसको 1 वर्ष तक का यहाँ पे कारावास हो सकेगा और जुर्माना या तो होगा या तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को यहाँ पे नियम बनाने की शक्ति है। बोर्ड के संबंध में जो नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार की होगी। ठीक है, विनिमय बनाने की शक्ति यहाँ पे राज्य सरकार की होगी। सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण किसको प्रदान किया गया है? रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के विरुद्ध कोई ऐसा वाद नहीं दर्ज किया जाएगा अगर सद्भावपूर्वक जो है उसने कोई कार्रवाई ऐसी की है तो। और साथ ही उसकी सद्भावपूर्वक अगर उसने किसी का एमटीपी किया है और विभिन्न कारणों से अगर कोई नुकसान जैसे कि स्त्री की मृत्यु या फिर जो है जन्म लेने वाले बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है तो उसके लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ठीक है, अगर उसने गुड फेथ में ये जो है इस नियमों के पालन करने का काम किया है तो जो है उस पर कोई कार्रवाई हुए नुकसान या संभावित नुकसान के लिए नहीं की जा सकेगी।